बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, इनकम फ्रॉम बिज़नेस और इसमें आने वाले थोड़े से कोई और नए सवाल क्या हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव सवाल क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा उसकी डिस्कशन करेंगे और एक ओवरऑल व्यू भी लेंगे। हमने बात की थी, हर हेड में हमने बात की कि यार ये 4 बातें पढ़नी है, लेकिन इस हेड में हमने ये भी बात कही कि यार अगर किसी ने डिडक्शंस को समझना हो, हर हेड में अपनी कोई एक चीज़ ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेन हो रही है। मसलन स्कोप हर हेड में ही कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहा है, डिडक्शन कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिस्कस हुए, लेकिन क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, सेक्शन 21 की वजह से नहीं अलाउड वाली बातें हमें यहाँ ज़्यादा समझ आएंगी। कौन सा हेड रिसीट पर है, अक्रूवल पर है, एनटीआर में क्या जा रहा है, एफटीआर में क्या जा रहा है, ये सारी बातें हमने की। और यहाँ सबसे पहले तो हमने एक स्पेकुलेटिव बिजनेस की एक डेफिनेशन एक्स्ट्रा आई थी यहाँ पर, और उसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को फिर क्या कर लिया था, 3 बातें एक्सक्लूड कर दी थी। ठीक है ना, इसका मतलब है ये कोई एक छोटे सवाल के लिए एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है कोई इस तरह की कि जहाँ स्पेकुलेटिव बिजनेस की डेफिनेशन पूछ ली जाए, थ्योरेटिकली आपसे पूछ लिया जाए। फिर यहाँ मैंने कुछ छोटे छोटे से सवाल आपके लिए बनाए भी हुए हैं, इसके अंदर जाहिर है आप इसको देखते हुए ही आगे चलेंगे। फिर आ गया जनाब डिडक्शन, सेक्शन 20। सेक्शन 20 ने आगे कहा यार सब कुछ अलाउड है, जो भी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज है वो एक्सपेंस अलाउ है, माइनस कर लें, सिवाय सेक्शन 21 के। और तो यहां कोई खास बात नहीं थी। ठीक होगी बात जी। ये एक छोटा सा सवाल, वही जो छोटे छोटे सवालों के लिए बना हुआ है, ये इसको आपने देख लेना। इनएडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 21। सेक्शन 21 में कुछ मोटी मोटी बातें आना शुरू हुई, यही हमने साथ साथ कुछ रिवीजन स्लाइड्स आपको बना के दी हुई हैं। मतलब अगर टैक्सेस के बारे में बात हो रही हो तो सबसे पहले जी, इनकम टैक्स अगर डिडक्ट एट सोर्स हुआ है, विद होल्डिंग टैक्स हुआ है, तो क्या वो एक्सपेंस है? नहीं है। मसलन आपने किसी जगह का ऑडिट किया, 5 लाख रुपया फीस थी, 50,000 रुपया टैक्स कट गया, आपको पैसे कितने मिले? 4.5 लाख रुपए। क्या 4.5 लाख इनकम में लेना है कि 5 लाख इनकम में लेना है? पहली बात, 5 लाख इनकम में लेना है, ठीक है ना। दूसरी बात, वो जो 50,000 कट गया है, क्या वो मेरा अलाउएबल एक्सपेंस है? नहीं, वो भी अलाउएबल एक्सपेंस नहीं। सेल टैक्स, सेल टैक्स अगर चार्ज हो रहा है, कब अलाउड है कब अलाउड नहीं है? अलाउड इफ नॉट पास टू कस्टमर। अब ये वाली बात शायद जब हम पास टू कस्टमर और ये देख रहे, यानी सेल टैक्स एज ए एक्सपेंस है कि नहीं है, अलाउड इफ नॉट पास टू कस्टमर का मतलब है अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब समझ आएगी ये बात कि अगर एक बंदा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने 1 लाख रुपए की चीज खरीदी, 18,000 रुपया टैक्स पे किया, वो कॉस्ट में क्या डाले? 1,18,000 डाले या 1 लाख डाले? 1,18,000 डाले, क्योंकि नॉट पास टू, ये तो हम आगे नहीं चार्ज कर सकते। नॉट अलाउड इफ पास टू, और अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर तो ये चार्ज टू कस्टमर हो जाएगी, फिर तो ये हमारा एक्सपेंस वैसे भी है भी नहीं। इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट होने के बाद हमारा तो ये खर्चा है ही नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब है सेल टैक्स जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन को एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? और सेल टैक्स वही स्टेटस किसका है? फेडरल एक्साइज का। अच्छा जी, फिर हम आगे चले। एक अहम एग्जामिनेशन के पॉइंट से, डिडक्शन एट सोर्स। पीछे बात क्या हो रही है इस सेक्शन में? इस सेक्शन में बात हो रही है कि अगर किसी अमाउंट के ऊपर आपको ये कहा गया है कि आप टैक्स काटें और आप टैक्स नहीं काटेंगे तो आपको वो एक्सपेंस नहीं होगा। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसके ऊपर आपने टैक्स काटना था, डिडक्शन एट सोर्स करनी थी, आप विद होल्डिंग एजेंट थे और आपने टैक्स नहीं काटा, तो डिसअलाउ हो जाएगा। जनरल रूल इसका ये था। नॉर्मल ये था कि अगर टैक्स नहीं काटा तो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। सैलरी पे टैक्स नहीं काटा, डिसअलाउड।
रेंट पे किया टैक्स नहीं काटा, डिसअलाउड। कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया टैक्स कटना था नहीं काटा, डिसअलाउड। यहां फॉल करा। फिर आ गई स्पेशल प्रोविजन, इसकी प्रोविजो जो लिखी हुई थी। अगर नहीं मैन्युफैक्चरर के लिए या उसके लिए थोड़ा सा एक गुंजाइश निकाली, क्या जी, डिसअलाउंस विल बी लोअर ऑफ किस चीज पर, रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर की तरफ इशारा और फिनिश गुड ट्रेडर की तरफ इशारा है, ठीक है ना। यानी अगर आप मैन्युफैक्चरर है और आपने रॉ मटेरियल खरीदा और सारा रॉ मटेरियल पर ही टैक्स नहीं काटा, तो उसूलन तो इस उसूल के मुताबिक तो सारा रॉ मटेरियल डिसलॉ हो जाना था। सारा रॉ मटेरियल डिसलॉ होने का मतलब था सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल तो सारी गई। तो कहते नहीं, इतनी ज्यादती नहीं इसके साथ करनी। अमाउंट विल बी, डिसअलाउंस विल बी लोअर ऑफ, डिसअलाउंस विल बी लोअर ऑफ अमाउंट फ्रॉम विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एंड 20% ऑफ द टोटल परचेजेस, विच एवर इज लोअर विल बी डिसअलाउड। दो बातें होगी। तो उसने कहा यार अगर हमने टैक्स नहीं काटा, तो जब हमें नोटिस आया हमने टैक्स पे कर दिया, या उस सामने वाले बंदे ने जिसका हमने टैक्स नहीं काटा था उसने जाकर अपनी रिटर्न सबमिट कराई और वहां उसने टैक्स जमा करा दिया, यानी अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच गया, या सेक्शन 161 में रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, यानी हमारी बात हो रही है, या रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम होम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड, उस बंदे से रिकवर हो गया। तो वो कहता है ये वाले जुर्म माफ हो गए हैं फिर आपके, क्या ये वाला है, क्या ये वाला है, अब अलाउ हो गया। अब उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कहा, उसने कहा जी रेंट पे किया था आपने टैक्स नहीं काटा, हाउएवर जो ऑनर ऑफ द बिल्डिंग था ही हैज हिमसेल्फ फाइल दिस अमाउंट इन हिज रिटर्न, मतलब टैक्स पे कर दिया। हाँ है, कुछ मजबूरियां भी है ना लोगों, तो वो उसने खुद जमा करा दिया, ठीक है ना। गवर्नमेंट को टैक्स चला गया, बात खत्म हो गई, डन हो गई बात जी। अच्छा जी, नाउ अगर ये हो गया तो डिडक्शन विल बी अलाउ, जो हमने डिसअलाउ की हुई है डिडक्शन वो क्या हो गई है, अलाउ हो गई है। अच्छा जी, अब क्या हुआ जनाब, इसको क्या हो गया, अच्छा ये तो उन तीनों को जरा थोड़ा थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, एग्जाम्पलीफाई कर दिया। जैसे यहां क्या लिखा हुआ जो, इफ अ कंपनी पे रेंट ऑफ 100,000 पर मंथ टू अ लैंडलॉर्ड बट फेल टू डिडक्ट एंड पे withholding tax on the rent as required under the law, the entire amount of 12 लाख रुपया सारे का सारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, नॉर्मल। If a textile manufacturer purchase cotton from the supplier for rupees 5 million but fail to deduct and pay withholding tax on the purchase of 800,000 as required under the law, वो कहता है 50 लाख की कॉटन खरीदी है, 8 लाख की कॉटन पे टैक्स नहीं काटा, 8 लाख की टैक्स कॉटन पे टैक्स नहीं काटा, इसका मतलब है 42 लाख रुपए की कॉटन पे तो हमने टैक्स काटा हुआ है। अब क्या करना है, डिसअलाउंस कैसे होगा, जिस अमाउंट पर टैक्स नहीं काटा वो 8 लाख और 20% ऑफ टोटल परचेज, वो कितना गया, विच एवर इज 800,000 विल बी, ठीक है। ये तो जरा लग रहा है कि अच्छा 8 लाख पे नहीं काटा हुई हो, नहीं, अब इसको चेंज करते हैं, 25 लाख पे टैक्स नहीं काटा, 25 लाख पे काटा है, ठीक है। अब यहां आया 25 लाख, 20% लिया 10 लाख, 10 लाख विल बी डिसअलाउड, जो मैक्सिमम डिसअलाउंस होगा वो 20% ऑफ परचेजेस होगा। सारी कॉटन पे ही टैक्स नहीं काटा तब भी 10 लाख ही डिसअलाउ होगा, ठीक है ना, तब भी 10 लाख ही डिसअलाउ होगा।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। If a company pay rent of 100,000 per month to a landlord but fail to deduct and pay withholding tax on the rent as required under the law, and subsequently commissioner recovered from the company the amount of tax not, हमारे से रिकवर कर लिया या लैंडलॉर्ड से रिकवर हो जाता, दोनों सूरतों में अलाउ हो जाएगा। मैंने आपको ये स्लाइड दोबारा भी सेंड की है, ठीक है ना। देखिए जी, RST कंसल्टिंग, अ मार्केटिंग फर्म पे अ कंसल्टेंट 300,000 फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, द लॉ रिक्वायर विद होल्डिंग टैक्स ऑन कंसल्टेंसी फी बट RST कंसल्टिंग फेल टू डिडक्ट द टैक्स। What are the implication of RST consulting deduction if they fail to deduct the required withholding tax on the consultancy fee paid? अब वो छोटे सवाल वाले तरीके में अगर आ गया तो फिर जाहिर है हमें कैसे बयान करना पड़ेगा, नरेटिव स्टाइल में बयान करना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर सेल टैक्स के बारे में एक प्रोविजन आई हुई है, इस प्रोविजन को समझें। द अमाउंट ऑफ कमीशन पेड और पेएबल, ठीक है ना, ये सेल टैक्स से रिलेटेड इस तरह की बात हो रही है। क्या जी? कमीशन पेड और पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल। अब आपको थर्ड शेड्यूल का पता है क्या चीज़ें थर्ड शेड्यूल में पड़ती हैं, वही शैम्पू और वो चीज़ें, ठीक है ना, डिटर्जेंट, शैम्पू, बेवरेजेस, बिस्किट और वो वाली चीज़ें पड़ी। ये वाली चीज़ें आप किसी बंदे से खरीद रहे हैं और उसको कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है लॉ जी? इफ द पर्सन टू होम कमीशन इज पेड इज इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, क्या वो फाइलर है? जो लोग फाइलर हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाते हैं ना, ATL में आ जाते। अगर वो फाइलर है तो कहते हैं यार जैसे एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, ये वही ट्रांजैक्शन है, जो मर्जी कमीशन उसको पे करें, जो आपको सही लगता है वो पे करें, कोई मसला नहीं। फाइलर है का मतलब है जो कमीशन वो कमाएगा उस टैक्स पे करें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो फाइलर नहीं है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ फाइलर की बजाय उसने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ATL, अगर वो ATL में नहीं है तो कहते हैं मैक्सिमम कमीशन कुड बी पेड 0.2% ऑफ द सेल, एक्सेस विल बी डिसअलाउड एज एन। ठीक होगी बात। मसलन देखिए, सुपरमार्ट और रिटेल सुपरमार्केट पे अ कमीशन ऑन द परचेज ऑफ प्रोडक्ट लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 हैविंग अकाउंटिंग प्रॉफिट 5 million फॉर टैक्स ईयर 20X4। Suppose supermarket pay 1 million as commission on gross supplies worth 400 million to a supplier listed on active taxpayer list। वो कहते हैं अगर 400 मिलियन की हमने चीज़ें खरीदी हैं और 1 मिलियन उस पर कमीशन पे किया है, कौन सी चीज़ें खरीदी हैं? थर्ड शेड्यूल आइटम। और ये बंदा कौन है? बस ठीक है भाई, जो मर्जी कमीशन पे कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नीचे व्हाट विल बी योर आंसर इफ द सेम कमीशन इज पेड टू द सप्लायर नॉट लिस्टेड ऑन ATL। अगर ये ATL में नहीं है तो क्या करना है? 0.2% ऑफ ग्रॉस सप्लाईज, 400 मिलियन का 0.2% कितना आ गया जी? 8 लाख हो गया। 8 लाख अलाउ होगा, इसका मतलब है 2 लाख डिसअलाउ कर दें। नैरेटिव स्टाइल में आ गया तो ऐसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नैरेटिव स्टाइल में आ गया तो ऐसे बात करनी पड़ेगी। और अगर बड़े वाले सवाल में आ गया तो फिर तो उस तरह ही चल रहे होंगे, प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, और फिर डिसअलाउंस में इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में हम बता देंगे कि ये वाला केस में इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में 2 लाख को डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है ना। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा होगा तो फिर उस तरह आंसर देना पड़ेगा। थ्योरेटिकल अगर डिस्कस वाले स्टाइल में बात आ गई तो फिर ऐसे आंसर देना पड़ेगा। अच्छा जी, ये एक अहम बात थी जिसको रिवाइज करना था हमने। फिर वो प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और ये वाली एक बात आई थी, इसे हमने यहां से समझा था, टैक्सेशन ऑफ फंड इन
बिजनेस। फंड की एक टैक्सेशन हमने एम्प्लॉय के अंदर भी पढ़ी है, प्रोविडेंट फंड, फलां फंड, वो एम्प्लॉय की नज़र से पढ़ी है। अब ये बिजनेस की नज़र से, एम्प्लॉयर के नज़र से बात हो रही है, ठीक है ना। वो कहते हैं अगर कोई फंड इफ अप्रूव्ड फंड है, कौन से, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड, इफ अफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन है, क्या मतलब, अगर एम्प्लॉय का टैक्स कटना है, एक तो ना टैक्स कटना ही नहीं है, आपको पता है, प्रोविडेंट फंड की एग्जांपल से ही समझते हैं, कितना इंटरेस्ट हम डाल सकते हैं जी, 1.5 लाख या 1/3, ठीक है ना, वो 10% और 1.5 लाख, ठीक है ना, विच एवर इज, यार बनवाया था, गुड। तो उस लिमिट से ज्यादा हो गया तो क्या सैलरी में उसका टैक्स हो गया, क्योंकि सैलरी में जाना चाहिए था, या हमने प्रोविडेंट फंड से कोई पेमेंट की है और वो पेमेंट टैक्सेबल थी, तो क्या डिडक्शन एट सोर्स की है, इफ अफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन अगर है, ओके। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इज अलाउड एज बिजनेस, लेकिन कितनी कंट्रीब्यूशन, 50%, ठीक होगा ना, 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज अलाउड एज। और अगर अफेक्टिव अरेंजमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इज नॉट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस। ये तो रिकॉग्नाइज का डेटा आ गया, और अगर फंड है ही अनरिकॉग्नाइज, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज फंड नॉट अलाउड। अगर रिकॉग्नाइज है, टैक्स अरेंजमेंट है, तो 50% कंट्रीब्यूशन अलाउड है, अगर रिकॉग्नाइज है और अरेंजमेंट नहीं है तो भी अलाउड नहीं है, और अगर अनरिकॉग्नाइज है तो भी अलाउड नहीं। अनरिकॉग्नाइज है लेकिन हमने टैक्स काट लिया, फिर भी अलाउड नहीं, स्ट्रेट डिसअलाउड। डन होगी बात जी, अच्छा जी। यही मैंने छोटे छोटे से इसके ऊपर सवाल भी बना रखे हैं, जैसे इसी को देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड, अ टेक्नोलॉजी कंपनी, एन अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 5 million मेड द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन टू डिफरेंट फंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20x4। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड डिसअलाउड, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, अच्छा जब तक या तो वो क्लियरली बताए ना, और अगर नहीं तो आपको पता है हम क्या कहते हैं, कंप्लाइंस एजम्पशन है, टैक्स कटा हुआ है, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, कंट्रीब्यूशन टू अनदर अप्रूव्ड एम्प्लॉय वेलफेयर फंड विदाउट टैक्स डिडक्शन। वही बात है कि जहां टैक्स नहीं कटा उसने बताया है, इसका मतलब है बाकी सब जगह टैक्स कटा हुआ है। ये डिसअलाउ, इसका 50% अलाउड, इसका 50% अलाउड, और ये डिसअलाउड, ठीक होगी ना बात। हाँ, अनरिकॉग्नाइज स्ट्रेटली डिसअलाउ हो गया बस। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज फंड नॉट अलाउड, ठीक है ना। इवन रिकॉग्नाइज है और हमने टैक्स अरेंजमेंट नहीं किया हुआ, अच्छा ये एम्प्लॉय खुद पे कर दे, नहीं यहां नहीं लिखा हुआ, वो तो वहां लिखा हुआ था। बात समझ आई ना। आप कहेंगे सर एक ही बात है, नहीं, एक उसूल है टैक्स का कि अगर किसी चीज की स्पेशल प्रोविजन हो तो उस पर जनरल प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। प्रोविडेंट फंड की बातें अलग हो रही है, अदर एक्सपेंसेस की बातें भी हो रही हैं। वहां लिखा होता किसी भी एक्सपेंस से अगर आपने टैक्स नहीं काटा तो डिसअलाउ हो जाएगा, ये उस कैटेगरी में भी आ सकता था ना। लेकिन जब प्रोविडेंट फंड पे अपना डिटेल बात हो गई तो इसके ऊपर अब जनरल उसूल तो नहीं लग सकता ना। स्पेसिफिक उसूल आ जाए तो फिर उसके ऊपर जनरल उसूल नहीं लग सकता। अच्छा जी,
फिर हम और आगे चले, फाइन पेनल्टी, ये भी एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट एरिया होता है। कब अलाउड नहीं है? फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल, रेगुलेशन। एग्जाम्पल इसकी क्या है? सेल टैक्स, लॉ की खिलाफ वर्जी, इनकम टैक्स, लॉ की खिलाफ वर्जी, कंपनीज एक्ट, लॉ की खिलाफ वर्जी, एनवायरमेंटल लॉ, कोई लॉ की खिलाफ वर्जी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई लॉ की खिलाफ वर्जी। ठीक है ना? कब अलाउड है? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और अदर बिजनेस अरेंजमेंट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी, इस तरह की कोई बातें आ रही होती। Globex Corporation, a multinational company having accounting profit 7.5 million, paid the following fine and penalties during tax year 20X4. Globex was fined 500,000 for violation certain environmental regulation which are stipulated under local environmental laws. Not allowed. A penalty of 200,000 was imposed on Globex for late filing of annual return. Not allowed. Globex was also subject to a penalty of 300,000 for delay in delivery of services to one of the client. Allowed. समझ आ गई ना? Tax authorities impose penalty of 100,000 on Globex for non-compliance of income tax filing requirement. Not allowed. तो एक ही जगह पे आपको सारी कानून मिल जाएगी। ज़रा तवज्जो से अगर इन स्लाइड्स को पढ़ लेंगे ना जाके, तो आपको बहुत कुछ इसके अंदर से मिल जाएगा और तैयारी आपकी हो जाएगी। हम पेनल्टी क्यों रिसीव कर रहे होंगे? हाँ, हमारी बिजनेस इनकम बन जाएगी। बिजनेस इनकम किसी सप्लायर ने हमारा माल लेट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, बिजनेस इनकम बन जाएगी। अच्छा जी, सैलरी, सैलरी के ऊपर फिर कुछ प्रोविजन आ रही हैं, कुछ मल्टीपल प्रोविजन इधर उधर पड़ी हैं और कुछ सैलरी के अपने ऊपर आ रही हैं, तो इसे कलेक्टिवली देखने की जरूरत है। हाँ डेफिनेटली, रिफंड गवर्नमेंट ही दे रही है, गवर्नमेंट ही दे रही है, बिल्कुल ऐसी। पेनल्टी किससे रिसीव हुई है ना? सप्लायर से तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सीडिंग 32,000 नॉट पेड थ्रू बैंकिंग चैनल, एक प्रोविजन हमें ये नजर आई। ठीक है ना, कि भाई अगर 32,000 से ज्यादा किसी की सैलरी है तो आपने बैंकिंग चैनल से पे करनी सैलरी की, और अगर नहीं तो फिर डिसलॉ कर देंगे। नहीं तो दोबारा कहें, क्या कह रहे हैं? पहली बात है, ये बात ना रियल लाइफ से मैच नहीं करती, मैच नहीं करती, क्योंकि गलती से पैसे ज्यादा चले गए हैं तो वापस ले लेंगे, इंटरेस्ट कैसे पे होगा उसमें? ठीक है ना, इंटरेस्ट कैसे पे होगा? इंटरेस्ट तो जब पे होगा कि जब आपने कोई रिफंड देना था, कोई पेमेंट देनी थी, फिर डिलेड पेमेंट आपने कर दी, आपने कहा जी सप्लायर ने अगर पैसे, उसे कहा था यार 90 डेज का क्रेडिट है, लेकिन अगर 90 डेज में पे नहीं करोगे तो फिर जो डिस्काउंट हमने आपको दिया हुआ वो वेव ऑफ हो जाएगा, तो वो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ही बनेगी ना, वो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ही बनेगी। अच्छा जी, सैलरी 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 सैलरी, अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किताब में से खोल लें, जरा खोलें जहां डिलेड रिफंड वाला अमाउंट आ रही है ना, जरा उसकी वर्डिंग पढ़ दें।
जहां वो लिखी हुई है ना, लिस्ट बनी हुई है कि क्या क्या इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जरा वो वर्डिंग पढ़ दे। खत्म हो गई बात, किसी और की तो बात ही नहीं हो रही है। अंडर एनी टैक्स लॉ। अच्छा जी, क्योंकि बिजनेस रिलेशन से जो कुछ हो रहा हो वो तो बिजनेस इनकम बनती है ना, वो तो कोई गिफ्ट भी मिल जाए तो बिजनेस इनकम बनती है, ठीक है ना, इन काइंड भी मिल जाए तो बिजनेस इनकम बनती है, तो उसके तो कहीं और जाने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। अच्छा जी, सैलरी 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 की पहली प्रोविजन है कि अगर 32,000 से ज़्यादा 32,000 से ज़्यादा सैलरी है बैंकिंग चैनल से पे करें, और अगर टैक्सेबल अमाउंट है तो फिर टैक्स भी काटें। और फिर एक प्रोविजन और पड़ी हुई थी कि अगर सैलरी आप प्रोप्राइटर को या पार्टनर्स को पे कर रहे हैं एओपी के अंदर, तो ये भी डिसअलाउ नहीं है, ठीक है ना। सैलरी के ये 3 एस्पेक्ट हो सकते हैं, या ये वाला एस्पेक्ट डिस्कस हो सकता है, या ये वाला एस्पेक्ट डिस्कस हो सकता है, या ये वाला एस्पेक्ट डिस्कस हो सकता है। अब क्योंकि सैलरी पे फिर स्पेशल प्रोविजन आ गई है तो सैलरी के ऊपर स्पेशल प्रोविजन ही लगेगी। और अगर यहां खड़े हैं तो इस पे दोनों प्रोविजन लगेंगे। टैक्सेबल सैलरी है तो उसे क्रॉस चेक से भी पे होना चाहिए, टैक्स भी डिडक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी सैलरी पर 2 वायलेशन हो गई हैं, मसलन एक बंदे की 1 लाख रुपया सैलरी थी, ना आपने टैक्स काटा ना क्रॉस चेक से पे की, तब भी 1 दफा ही डिसअलाउ होगी, 2 दफा डिसअलाउ नहीं होगी। डन होगी बात। अच्छा जी, फिर हम और आगे चले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जिक्र आना शुरू हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर एक्सपेंस आउट कर दिया, आपने सवालों में देखा था कि हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है लेकिन हमने अकाउंटिंग में उसको क्या कर दिया है, एक्सपेंस आउट कर दिया, तो क्या करना है, डिसअलाउ एक्सपेंस। पहली बात है एक्सपेंस को डिसअलाउ करें, इसकी करेक्शन करें। अब क्योंकि आपने डिसअलाउ करने का मतलब इसे कैपिटलाइज किया है, तो फिर जो अमाउंट कैपिटलाइज किया उसके ऊपर क्या करें, डेप्रिसिएशन चार्ज करें। और अगर कैपिटलाइज होने वाला वो एक्सपेंस है जिस पे इनिशियल अलाउंस भी मिलना है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलनी है, तो फिर इनिशियल अलाउंस भी लें, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ठीक होगी ना बात। दूसरा आ गया इफ कैपिटलाइज, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, कैपिटलाइज हुआ है, ठीक हुआ है, तब भी क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करनी पड़ेगी, टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के उसूलों के मुताबिक हो रही होगी, टैक्स डेप्रिसिएशन टैक्स के उसूलों के मुताबिक हो रही होगी। अच्छा जी, और जब डिस्पोजल होगी तो फिर अकाउंटिंग गेन और टैक्स गेन वाला मसला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन हमने अपने स्लाइड्स के अंदर ये सब कुछ किया हुआ था कि जब आप रिवीजन में आएंगे तो फिर आपको ये चीज़ें खुद ही अट्रैक्ट कर रही होंगी। जो कल मैंने कहा ना कि अब जाके आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार अच्छा सर ने क्या किया हुआ है, क्योंकि अब आप उस मोड में आए हो जहाँ आप चीज़ों को समराइज करना चाह रहे हो और सारा कुछ करना चाह रहे हो कि इन सारी प्रोविजन को हमने एक जगह, अब ये अलग अलग कहीं कहीं, लेकिन इनको एक जगह कर दिया गया ताकि आपकी ग्रिप में एक जगह से बात आ जाए। अच्छा जी, और क्या बातें हुई हैं जनाब। सेल प्रमोशन नॉर्मल है तो कोई मसला नहीं है। फार्मास्यूटिकल के लिए एक बात थी कि क्या करना है, मैक्सिमम 10% तक सेल प्रमोशन अलाउड थी, ठीक है ना। बाकी अगर कोई अदर कंपनीज हैं तो जो एक्चुअल एक्सपेंस हो रहा है, बाकी उसूल अपनी जगह ही हैं। बाकी उसूल कौन से हैं कि भाई अगर सेल प्रमोशन हो रहा है और सामने वाले का टैक्स काटना था और आपने टैक्स नहीं काटा तो वो प्रोविजन तो लगेगी, ठीक है ना। अगर सेल प्रमोशन एक्टिविटी हो रही है और अकाउंट है 2.5 लाख से ऊपर चला गया है तो हर 25,000 से ऊपर वाली ट्रांजैक्शन क्रॉस चेक से होनी चाहिए, वो उसूल तो लगेंगे ही लगेंगे।
एक एडिशनल उसूल ये लगा कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसको 10% से ज़्यादा सेल प्रमोशन अलाउ नहीं होगी। लेकिन हर एक के ऊपर मैंने सवाल बनाए हुए हैं और प्रॉपर क्वेश्चन बने हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं वैसे बने हुए हैं। इन्हें जाके करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या काम हुआ। फिर ये वो 2.5 लाख वाली एडजस्टमेंट आ गई कि अगर सिंगल अकाउंट है 2.5 लाख से एक्सीड कर रहा है तो 25,000 से ऊपर वाली ट्रांजैक्शन आपने क्रॉस चेक से पे करनी है। एक्सेप्शन है यूटिलिटी की, फ्रेट चार्जेस की, ट्रेवल एक्सपेंस की, पोस्टेज की और टैक्सेस की इटसेल्फ की। ये कैश में पे कर सकते हैं, 25,000 से ज़्यादा होने के बावजूद पे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने यहां से समझा था कि यार ये उसूल अप्लाई कैसे करना है। ये अकाउंट हेड गिवन है, रिपेयर एक्सपेंस। सबसे पहले टोटल लगा के देखना है कि भाई कितना एक्सपेंस हुआ है। 4,47,000, 2.5 लाख से एक्सीड कर गया, इसका मतलब है ये प्रोविजन अप्लाई हो गई है। सबसे पहले क्या करना है, टोटल लगा के देखना, उस हेड का टोटल लगा के देखना है कि ये प्रोविजन अप्लाई भी हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखना है कि अच्छा यार इसमें से 25,000 से ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कर दें, डिसअलाउ कर दें, अगर ये कैश में पे हुई है, ठीक है ना। अगर ये सारा कैश में पे हुआ है तो फिर ये भी डिसअलाउ, ये भी डिसअलाउ, ये भी डिसअलाउ, लेकिन ये अलाउड ही रहा, ये अलाउड ही रहा। अच्छा जी, एडवर्टीजमेंट एक्ट में टोटल लगाया 2.5 लाख आया ही नहीं है, सारा अलाउड है। यूटिलिटीज टोटल लगाने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। अमाउंट डिसअलाउड, हाँ ठीक है, या 31,000 भी आ जाना चाहिए, 25,000 से ऊपर हर एक आ जाएगी, ठीक है ना। टैक्सेस पेड टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, विदाउट टोटल, ठीक है ना। तो बस यहां से सारी प्रोविजन आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला जी। हाँ मैंने अभी ये बात बताई है, बिल्कुल ऐसी है। क्या है, 2-3 आपने मिस्टेक्स की हुई हैं, लेकिन डिसअलाउ एक ही दफा होगा, क्योंकि आप क्लेम भी तो एक ही दफा कर रहे हो ना। कोई गलती की है तो कहते हैं यार हम नहीं इसको मानते आपका एक्सपेंस, तो भाई हमने क्लेम भी तो एक दफा ही किया हो ना। भले मैंने 4 गलतियां की हैं, लेकिन क्या मैंने 4 दफा क्लेम किया हुआ है, नहीं। तो फिर डिसअलाउ का तो मतलब है एक दफा ही डिसअलाउ हो जाएगा ना भाई। फिर ये 2 बातें मैंने लास्ट टाइम भी आपको दोबारा क्लास में भी ये बातें पढ़ाई थी कि ये 2-3 नई प्रोविजन हैं जो टेस्ट हो सकती हैं इन द शेप ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। क्या जी, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर द सेल मेड टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990। वो कहते हैं अगर कोई बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके एक्सपेंसेस डिसअलाउ करेंगे। कैसे करेंगे, A/B मल्टीप्लाइड बाय C, वेयर A इज डिडक्शन क्लेम्ड, यानी वो जो टोटल एक्सपेंसेस आए, एंड B इज टर्नओवर एंड C इज सेल एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज मेड टू द पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 वेयर सेल इक्वल और एक्सीड 100 मिलियन पर पर्सन। बड़े लोगों की बात हो रही है, आम छोटे बंदे की बात नहीं हो रही। 100 मिलियन एक आदमी को सेल कर रहा हो, उस बंदे की सेल डिसअलाउ कर देंगे। कितनी, डिसअलाउंस शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल डिडक्शन। इसके ऊपर यह सवाल बना हुआ था। ABC इंडस्ट्री इज एन इंडिविजुअल अंडरटेकिंग विद अ टर्नओवर ऑफ 500 मिलियन फॉर द टैक्स ईयर। और पार्टीज कौन है, एक पार्टी W है, उसको 80 मिलियन की है, रजिस्टर्ड है, ओके मसला ही कोई नहीं है। पार्टी X है, रजिस्टर्ड है, मसला ही कोई नहीं है। पार्टी Y अनरजिस्टर्ड है, 120 मिलियन, 100 से क्रॉस हो गई है। पार्टी Z अनरजिस्टर्ड 70 मिलियन, नहीं प्रॉब्लम। इसका मतलब है इसके डिसअलाउंस की बात हो रही है। बात समझ आई, इसके डिसअलाउंस की बात हो रही है। अब कितना डिसअलाउंस करें, A कितना है, B कितना है, C कितना है, वो पता चल रहा है हमें, ठीक है ना। A कितना है 190, B कितना है
सी कितना है, एक तो यहां से हमने अमाउंट कैलकुलेट करके ला, ये देखिए 45,6 मिलियन, ये उस फार्मूला से निकाली है, ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय सी। दूसरी प्रोविजन क्या थी, 10% ऑफ ए, 10% ऑफ ए, वो 19 मिलियन है, विच एवर इज लोअर, इसका मतलब है 19 मिलियन डिसला होगा रादर देन 45.6 मिलियन। समझ आई बात। अब ये सवाल जिस अटेम्प्ट में आ गया ये पहली दफा आ रहा होगा, ठीक है ना, ये अभी तक किताबों में आपको ये सवाल नजर नहीं आएगा, पास पेपर में भी नजर नहीं आएगा, बिकॉज एग्जामिनर ने भी ये बात पूछी नहीं हुई। अच्छा जी, एक सवाल भी बना हुआ है, इसकी प्रैक्टिस भी बनी हुई है। तो ये सारे के सारे हमारे आगे थे। इसके बाद कहानी शुरू होती है किसकी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और इससे रिलेटेड कहानी शुरू होती है। डेप्रिसिएशन के अंदर हमने पढ़ा, इसको आसान कर लें, अब इसकी इतनी कम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत नहीं है। हमने पढ़ा था कि भाई डेप्रिसिएशन कैसे चलेगी, तो हमने कहा यार टेंजेबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन ऐसे चलेगी, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग WDV। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग WDV? अगर इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है तो इनिशियल अलाउंस माइनस कर ले पहले, ठीक है ना, इनिशियल अलाउंस पहले क्या कर लें, माइनस कर लें। अच्छा जी, रेट कहां से मिलेगा, थर्ड शेड्यूल से। थर्ड शेड्यूल में सादा सी बात है, बिल्डिंग 10%, प्लांट एंड मशीनरी 15%, और मोटर व्हीकल वगैरह 15%, IT इक्विपमेंट 30%, ठीक है ना। अच्छा जी, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल विल बी ट्रीटेड एज, और लॉस ऑन डिस्पोजल विल बी ट्रीटेड एज। अब आपने अकाउंटिंग भी पढ़ रखी, सारा कुछ पढ़ रखा, ये 6 बातें जर्नल, ठीक हो गया, सारे एसेट्स पर ये 6 बातें लगनी हैं, सिवाय 4-5 स्पेशल बातों के, ठीक है ना। 4-5 स्पेशल बातें कौन सी हैं, वेयर एसेट इज पार्टली यूज इन बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। तो जब तक इस एसेट को इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है, जब इसको सेल करने लगेंगे तो क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। इफ एसेट इज यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस यूज, तो क्या करेंगे जी, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एज पर रूटीन, और डेप्रिसिएशन को अपोर्शन कर देंगे बिटवीन बिजनेस यूज एंड नॉन बिजनेस यूज, ठीक है ना। और WDV टोटल में से माइनस करते हुए चलेंगे, यानी डेप्रिसिएशन अलाउड एंड डिसअलाउड। टोटल 1 लाख का एसेट है, आपने 15,000 डेप्रिसिएशन ली है, तो WDV 15,000 माइनस करके कैलकुलेट हो रही होगी, जब तक एसेट इस्तेमाल हो रहा होगा ऐसे चलेगा, ठीक होगी बात। जिस दिन एसेट बेचने जाएंगे क्या होगा, WDV of the asset shall be increased by the amount disallowed on account of non-business use till disposal। वो जो उधर डिसअलाउ किया हुआ था वो भी ऐड बैक कर दिया है। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज WDV। हमें फायदा हो गया है, ये बात हमने बड़े अच्छी तरह डिस्कस की हुई है। शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करें ये जो 4-5 स्पेशल प्रोविजन हैं, इनमें से कोई डिस्कस हो सकती है, ठीक होगी ना बात। फिर दूसरी स्पेशल प्रोविजन क्या थी, दूसरी स्पेशल प्रोविजन क्या थी, डेप्रिसिएशन ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्यूरिंग लाइफ क्या करना, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट शैल नॉट एक्सीड 7.5 मिलियन, 7.5 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती, कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। डेप्रिसिएशन इस रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट के ऊपर मिलेगी, नॉर्मल तरीके से चलेगी।
एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। सेल प्रोसीड को भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जैसे कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया है उसी रेशो से सेल प्रोसीड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? इस फॉर्मूला की मदद से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। क्या जी? कॉस्ट ऑफ व्हीकल ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड, यानी 7.5 मिलियन डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। ये परसेंटेज बता रहा है जो अलाउ हुई थी, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है डिस्पोजल से। इसका मतलब है अगर कॉस्ट 60% अलाउ हुई थी तो सेल प्रोसीड भी अब हमने कितनी ले ली है? 60% ले ली है। अगर कॉस्ट 70% अलाउ हुई थी तो सेल प्रोसीड भी 70% ले ली है। ठीक होगी ना बात? इसमें कहीं आप पास पेपर, क्योंकि हमने आजकल रोला डाला हुआ है पास पेपर, कोई पिछला देख रहे होंगे तो कहीं, क्योंकि आई कैप अपने सोल्यूशन अपडेट नहीं करता, हालांकि उसे करने चाहिए कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट को हमेशा अपने जो पास पेपर का सोल्यूशन है वो अपडेटेड अवेलेबल होना चाहिए वहाँ वेबसाइट पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कैप ऐसा करता नहीं है। तो हो सकता है आपको कहीं ये 25 लाख लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, क्योंकि पहले ये लिमिट 25 लाख हुआ करती थी, ठीक है ना, तो उससे नहीं आपने परेशान हो जाना, ये लिमिट चेंज होती रहती है, अब ये 75 लाख हो गई है। अच्छा जी, फिर हमने थोड़ा सा व्हीकल्स को भी पढ़ा था कि जी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है प्लाइंग फॉर हायर है, अगर इफ व्हीकल इज प्लाइंग फॉर हायर है यानी किराए पर चलती है, तो फिर आपको इनिशियल अलाउंस मिलेगा। वो ये बात हम कहां की लिंक कर रहे हैं? इनिशियल अलाउंस की, अलाउएबल डेप्रिसिएबल एसेट के साथ। कॉस्ट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 7 यानी डेवो वालों ने अगर अपनी बस खरीदी है तो पहली बात है वो 75 लाख पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। अगर 4 करोड़ की बस है तो 4 करोड़ पर ही डेप्रिसिएशन मिलेगी, बल्कि इनिशियल अलाउंस भी मिलेगा, बिकॉज दैट व्हीकल इज एलिजिबल डेप्रिसिएबल। जी अभी आ रहे हैं। नॉट प्लाइंग फॉर हायर, इनिशियल अलाउंस विल नॉट बी अलाउड, कॉस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। ये वो पॉइंट है जहां आप फंसते हैं एग्जाम में जाके, क्यों यार, अच्छा एग्जामिनर ने तो ये बात कह दी थी, मैं वो नहीं वो कर रहा है। ये ऑलरेडी स्लाइड्स में हमने आपको हाईलाइट कर रखे हैं कि भाई ये देखो, या ना फंस जाना, मक्की पे मक्की ना मार के आ जाना, इस डिफरेंस को समझ के रखना है हमने, ठीक है ना। वो जो एग्जेक्टिव्स की गाड़ियां, डायरेक्टर्स की गाड़ियां, उनका जिक्र हो रहा है। ये रिस्ट्रिक्टेड वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उन गाड़ियों के लिए पढ़ रहे हैं, ये डेवो के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, डेवो के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ओके। इफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर इज एक्वायर्ड ऑन लीज and cost of asset is greater than 7.5 million. This is a creative question. मर्ज कर दिया आपने, वो जो बात अभी आप पूछे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो मैंने यहाँ मर्ज की। इफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर इज एक्वायर्ड ऑन लीज एंड कॉस्ट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन 7.5 million, amount of lease rental allowed will be calculated as follows. Normally lease asset पर आप क्या करते थे? नॉर्मली लीज एसेट पे क्या करते थे? डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करते थे, क्योंकि अकाउंटेंट तो लीज को रिकॉग्नाइज करके बैठा हुआ था, हम उसे डिसअलाउ करते थे और रेंटल उसकी जगह अलाउ कर देते थे। अब एक गाड़ी लीज करवाई है जो कि 10.5 मिलियन, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी, अगर मैं इसे खरीदता, एग्जेक्टिव गाड़ी होती, खरीदता तो क्या होना था? कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट होनी थी। मैंने खरीदी नहीं, मैंने लीज करवा ली। अब क्या होगा? वो कह रहा नहीं, वही उसूल यहां भी लगाएंगे। क्या उसूल लगाएंगे जनाब? 7.5 मिलियन डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी 7.5 डिवाइडेड बाय 10.5। फर्ज किया इस साल मैंने 1 मिलियन के रेंटल पे किए, जितने परसेंट कॉस्ट अलाउ होनी थी
उतने परसेंट ही रेंटल अलाउ होता जाएगा। ऐसे समझे, एक गाड़ी हमने ली है, इसी को परसेंटेज निकाले ना, 7.5 डिवाइडेड बाय 10.5 क्या 714 71.4%। 100 से मल्टीप्लाई किया ना परसेंट देखने के लिए। हमें 71% अगर ये गाड़ी मैं खरीदता तो उन्होंने मुझे 71% मेरी कॉस्ट अलाउ करनी थी। 75 लाख उस टोटल अमाउंट का 71% बन रहा है, ठीक है ना। वो कहता है भाई जो रेंटल पे किया उसका 71% ले लो। नई बात है ये, जितना रेंटल पे किया है उसका 71% क्लेम कर लो। अगर मेरी गाड़ी होती 75 लाख रुपए, ठीक है, और मैंने ली है 10 मिलियन की, कितने परसेंट अलाउ हुआ जी? 75%। अगर मैं गाड़ी खरीदता तो इसकी कॉस्ट का 75% अलाउ होना था। अब अगर मैंने रेंटल पे कर रहा हूं तो रेंटल का 75% अलाउ होगा। ये बात है। लीज को भी जरा हम वक्फे के बाद आकर थोड़ा सा इस एंगल से भी डिस्कस कर देता हूं आपको, ठीक है ना। ये वाली जो बात मैंने की है ये ऐसे पूछी जा सकती है, क्वेश्चन में ऐसे आ सकती है। ऑन 1 जुलाई 2023 कंपनी रेंटेड into a lease agreement with a bank for a car of 15.5 million against annual lease rental of 4 million। गाड़ी की कॉस्ट 7.5 मिलियन से बढ़ गई, रिस्ट्रिक्ट करें रेंटल को भी उसी परसेंटेज से। एक बात मैंने पिछली वाली बात भी यहां मर्ज कर दी है। पहले यहां तक समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई? कितना रेंटल अलाउ होगा जरा जल्दी से मुझे कैलकुलेट कर दें। 7.5 डिवाइडेड बाय 15.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1.93 ये अलाउ होना था। अगर यहां तक ही सवाल होता, मैं सवाल को आगे ड्रैग करके ले गया। द कार हैज बीन यूज 80% फॉर बिजनेस पर्पसेज एंड 20% फॉर पर्सनल यूज। इसका मतलब है अब जो अलाउड की अमाउंट निकली है उसका भी 80% देना पड़ गया। बात समझ आई है? डन की बात। वापस आते हैं तो इंशाल्लाह ताला यहां से आगे चलेंगे। भाई दे दो।